शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। हम 4 बहन भाई थे। बाजी सायरा के बाद 2 भाई पैदा हुए, लेकिन दोनों ही एक पुरस्रार बीमारी से फौत हो गए। घर में बाजी सायरा और मैं रह गए। जब बाजी 16 बरस की हुई, वालिद साहब ने उनका निकाह अपने भाई के बेटे कामिल से करा दिया। रुखसती साल बाद होना थी। बदकिस्मती से मौत ने वालिद साहिब को मोहलत ना दी और वो इस जहान फानी से रुखसत हो गए। वालिद साहिब की वफात के 3 माह बाद अम्मा ने बेटी को रुखसत कर दिया। इस फर्ज से सुबुकदोश होने के बाद अम्मा ने सुकून का सांस लिया। जमाना मगर कब किसी को सुकून का सांस लेने देता है। तभी रिश्तेदार उनके पीछे पड़ गए कि तुम्हारा इस उम्र में बेटी को लेकर अकेले रहना दुरुस्त नहीं। 30 साल की उम्र में बेवगी का तोहफा मिल गया, तमाम उम्र तन्हा क्यों कर गुजारोगी, बेहतर है निकासानी करके माँ बेटी किसी नेक इंसान का तहफ्फुज हासिल कर लो। वालिदा इनकार करती रहें और रिश्तेदारों को टालती रहें, मगर अम्मा के मामू ने उनको इस कदर मजबूर किया कि बिलाखिर उनको मानते ही बनी। उन्हीं मामू ने अपने बेटे से मेरी वालिदा का निकाह कर दिया। एहसन साहिब की पहली बीवी अरसा हुआ वफात पा चुकी थी। उनका एक ही बेटा था जिसको पढ़ने की खातिर उन्होंने बैरून मुल्क भेजा हुआ था। उनका घर तो काफी बड़ा, लेकिन दिल छोटा था। घर में मैं और अम्मा थे। उन्होंने अम्मा को तो कबूल कर लिया, मगर मुझे नहीं। अम्मा पुख्ता ज़हन खातून थीं। एहसन साहिब का उजड़ा हुआ घर बस गया, लेकिन मेरी जिंदगी में अचानक बड़ी तब्दीली आ गई थी। दिल में मेरे वालिद मरहूम की याद बसी हुई थी और मैं किसी और शख्स को अब्बा जान कह रही थी। कुछ दिन तो एहसन साहिब का रवैया ठीक रहा, फिर मुझे एहसास हो गया कि मैं उनकी नजरों में आ गई हूं। वो मुझे बात बात पर झड़कते थे। मेरा कोई फेल, बोलना, खाना उन्हें नहीं भाता था। रफ्ता रफ्ता ये शख्स किसी बिला की तरह मेरे पीछे पड़ गया। अम्मा जान ने भी महसूस कर लिया कि हालात संगीन होते जा रहे हैं। तभी उन्होंने सायरा बाजी से कहा कि तुम माहिरा को अपने पास रख लो। ये बड़ी हो रही है और सौतेले बाप की नजरों में है। ऐसा ना हो किसी दिन इसकी नफरत मेरे लिए आजार बन जाए। ये बच्ची उनके सामने बोल पड़े और बाप बेटी का रिश्ता नाफरमानी की नजर हो जाए। सायरा मुझे घर ले गईं। उनके ससुर मेरे सगे चचा थे और बाप के बाद ये एक ऐसा घर था जहां मैं सहूलत के साथ रह सकती थी। मैं भी बाजी के घर आकर खुश हो गई। वालिदा जब चाहती बाजी के घर आकर मुझसे मिल जाती। यहां आकर मेरी तन्हाई भी दूर हो गई। मोहल्ले की लड़कियां सायरा बाजी से सिलाई सीखने आती थीं। मैं उनसे घुल मिल कर बहुत खुश रहने लगी। वक्त दबे पांव सरकता गया, यहां तक कि मैं 16 बरस की हो गई। ये ख्वाबों की सुहानी उम्र थी और मुझ पर कोई रोक टोक भी नहीं थी। बाजी के साथ ससुर यानी मेरे चचा और चची जो पहले सायरा बाजी के साथ रहते थे, अब बराबर वाले घर में सुकूनत पजीर हो गए। दीवार के बीच खिड़की थी। मैं जब चाहती चची के पास चली जाती जो मुझसे मोहब्बत से पेश आती। चची जान मुझको शुरू से पसंद करती थी। वो अपने छोटे बेटे कैसर के साथ मेरी शादी करने का इरादा रखती थी। कैसर भी मेरा ख्याल रखता। वो मेरे लिए हार और ऐसे ही छोटे मोटे तोहफे लाता और मेरी बाजी को देकर कहता कि अब ये माहिरा को दें, शायद वो मेरे हाथ से ना ले। इसकी तवज्जो से मैं इतना तो जान चुकी थी कि वो मुझको पसंद करता है और अपनी माँ के इस इरादे से वाकिफ है कि मैं ही मुस्तकबिल में इसकी शरीक हयात बनूं। ताहम कभी उसने मुझसे ज़बानी इस बात का तज़किरा नहीं किया था। मेरी वालिदा की भी यही ख्वाहिश थी कि हम बहनें एक घर की बहुएं बनें और मैं गैरों में डलने से बच जाऊं। वो बार बार बाजी से इस बात का इजहार करती और बाजी जवाब देती। अम्मा मुझ पर भरोसा रखें, मैं माहिरा को अपने देवर की दुल्हन बनाकर रहूंगी। जब कैसर हमारे घर आता और बाजी काम में मसरूफ हो तो वो मुझसे बातें करने लगता। मेरी बहन को इस बात की परवाह थी कि वो मुझसे क्या बातें करता है। एक दिन बाजी अपनी सास के हमरा मोहल्ले में किसी की शादी में शिरकत करने गई हुई थी और घर में कोई नहीं था कि कैसर आ गया। कहने लगा, आज कोई नहीं है और यह मौका है कि मैं तुमसे अपने दिल की बात कह दूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अब जो तुम्हारे दिल में मेरे बारे में है, आज मुझे सच सच कह दो। क्या खबर दोबारा ये बात कहने का मौका ना मिले। कैसर, बेशक तुम मेरे चचा के बेटे हो, मगर मेरी बहन के देवर भी हो। इस रिश्ते के लिए तुमको पहले बाजी से बात करना होगी। वो जैसा चाहेंगी वैसा होगा। मैंने जवाब दिया, ठीक है, उनसे तो बात होगी ही, मगर तुम क्या कहती हो?
बाजी राजी हो जाएं तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। मैंने कुछ झिझकते, कुछ शर्माते हुए अपना इंदिया दे दिया। ये बात सुनकर इसका दिल खुशी से लबरेज हो गया। मैं तो न जाने कब से ये बात सुनने को बेताब था। उसने जवाब दिया, तुम्हारी बाजी को एतमाद में लेना मेरा काम है और मुझे यकीन है कि वो मेरी मुखालफत नहीं करेंगी। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई और सायरा बाजी की आवाज सुनाई दी। तभी कैसर जल्दी से खिड़की के रास्ते अपने घर चला गया। मैंने दरवाजा खोला तो सामने बाजी, कामिल भाई और उनकी वालिदा खड़े थे। कामिल भाई और चची कमरे में चले गए तो बाजी मेरे पास आए और सवाल किया कि क्या हमारी गैर मौजूदगी में यहाँ कोई आया था। मैंने झूठ बोलना मुनासिब नहीं समझा और उनको बता दिया कि हाँ कैसर आए थे। तभी बाजी ने रूमाल मुझे दिखाकर कहा, ये बाहर चारपाई पर पड़ा था और मैं पहचानती हूं कि ये कैसर का रूमाल है, इसी वजह से तुमसे पूछा। अच्छा हुआ कि तुमने झूठ नहीं बोला, शायद जल्दी में वो इसे यहां भूल गया है। अच्छा वो क्या कहने आया था? हमारी गैर मौजूदगी में उसका आना किसी मकसद से ही होगा। जी बाजी, वो मुझसे शादी करना चाहता है और यही पूछने आया था कि मेरी इस बात में रजा है कि नहीं। ठीक है और मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैंने मुस्कुराकर सर झुका लिया। वो कहने लगी, परेशान मत होना, मैं तुम दोनों के साथ हूं। मैं खुद अम्मा जान से बात कर लूंगी। बाजी की उन बातों ने मेरी हिम्मत बढ़ाई। हम और ज्यादा कुर्बत से मिलने लगे। कैसर बाजी की बहुत इज्जत करता था। हम दोनों सुकून से थे और अपनी मंजिल सामने नजर आ रही थी। उन्हीं दिनों उसने कॉलेज में दाखिला ले लिया। अब इसको गांव से शहर जाना पड़ता था। शहर हमारे गांव से 25 किलोमीटर दूर था। उन्हीं दिनों कैसर भाई के एक कजिन आए, उनका नाम फाइज था। ये लड़का तालीम हासिल करने की खातिर आया था। इसका गांव हमारे गांव से आगे था। ये हमारी चची का भांजा था, सो उसकी जिम्मेदारी उनकी बहन ने हमारी चची पर डाल दी थी। कहलवा भेजा था कि ये अब तुम्हारे बेटे कैसर के साथ पढ़ेगा। उसका भी ओकाड़ा के कॉलेज में दाखिला करवा दो ताकि दोनों साथ कॉलेज आ जा सके। फाइज के आने से कैसर खुश हो गया क्योंकि इसको एक दोस्त मुयस्सर आ गया था। उसने फाइज को अपना राजदा बना लिया। वो मेरी तारीफें करते ना थकता था। फाइज जब बोर होकर मौजू बदलता तो कैसर बातों बातों में फिर मेरा ही जिक्र कर देता था। कैसर बस के जरिए सफर तय करता था। शहर में हमारे छोटे चचा रहते थे। कॉलेज उनके घर के पास था। उन्होंने कैसर से कहा, तुम यहां शहर में मेरे पास ठहर जाओ, क्योंकि यहां से कॉलेज नजदीक है, तुम्हें आने जाने में आसानी रहेगी। मगर वो वहां नहीं रहना चाहता था। वो एक खुददार और दूरंदेश नौजवान था। उसने बहाना कर दिया कि मेरा रोज घर जाना जरूरी है, क्योंकि मैं घर जाकर वालिदैन का हाथ बटाना चाहता हूं। बात यह भी थी कि वो मेरी खातिर रोज गांव में वापस आ जाना चाहता था, लेकिन वो ये मामला किसी और पर जाहिर भी ना करना चाह रहा था। अक्सर फाइज कैसर को कहा करता कि औरत जात पर इतना भरोसा मत करो, वो इरादे की कच्ची हो तो एक दिन धोखा भी दे सकती है। और जवाब में कैसर उसे कहता कि सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकल सकता है, लेकिन माहिरा मुझको धोखा नहीं दे सकती। ऐसा करना तो दूर की बात, वो ऐसा सोच भी नहीं सकती। ये बात कैसर की तब ठीक थी कि मैंने इसका साथ निभाने का अहद किया था। इसे कहा था कि तुम्हारे साथ उम्र भर रहूंगी, तुम्हारे साथ जीऊंगी और साथ मरूंगी। फाइज मेरी बाजी को भाभी कहता था। उनके शौहर का खालाजाद था, सो हमारे घर आता जाता था। उन्हीं दिनों कॉलेज जाते हुए बस का हादसा हो गया। फाइज को मामूली चोटें आईं, लेकिन कैसर दोनों टांगों से माजूर हो गया। कैसर की तो जिंदगी बर्बाद हो गई, इसका मुस्तकबिल अंधेरों में डूब गया। ताहम यही खुदा की मर्जी थी, कोई क्या कर सकता था। कैसर का कॉलेज जाना खत्म हो गया। इस दुख में फाइज बराबर का शरीक था। मेरे बाद सबसे ज्यादा सदमा इसी को हुआ। माँ बाप को तो था ही, उनके दुख की तो इंतहा ना थी। जब कैसर का दिल मुझसे बात करने को चाहता, वो फाइज को कहता कि मुझे भाई साहिब के घर ले जाओ, मुझे माहिरा से बात करनी है। फाइज ने कुछ दिन तो खुश दिली से इस फर्ज को अंजाम दिया, फिर वो इस मशक्कत से कतराने लगा। पहले कैसर रोजाना हमारे घर आता था, अब तीसरे चौथे दिन ही आ पाता, क्योंकि फाइज पढ़ने का बहाना बनाता और कभी दोस्तों से मिलने बाहर निकल जाता। मैं हर रोज चची के घर कैसर से मिलने नहीं जा सकती थी, क्योंकि वहां चचा थे और मुझे चचा से हिजाब आता था।
रफ्ता रफ्ता मेरा दिल कैसर से खींचने लगा। अब पता चला कि वो वक्ती जज्बा था, क्योंकि जब अम्मा और बाजी मिल बैठकर मेरे बारे मायूस कुन बातें करती तो रोना आने लगता। वो कहती थीं कि माहिरा भला अब कैसर से क्या फल पा सकेगी, वो बेचारा तो माजूर हो गया है, वो कैसे इज़दिवाजी जिंदगी गुजार सकता है। वो ऐसी बातें करके मुस्तकबिल के अंदेशों से डराने लगी। गोया उन्होंने मेरे जहन में कैसर की मोहब्बत को दूर करने की खातिर जहर घोलना शुरू कर दिया था। उनकी तवज्जो का मरकज अब फाइज हो गया था, खास तौर पर मेरी बाजी को इसमें बेशुमार खूबियां नजर आने लगी थीं। वो कहती, अगर कैसर अपना है तो फाइज भी गैर नहीं है, ये भी तो अपने ही घर का लड़का है। हमने कैसर से माहिरा की शादी करके उसे खुदकशी तो नहीं करवानी, जब लड़का ही इस लायक नहीं तो जानबूझकर हम अपनी बेटी को कुएं में धक्का नहीं दे सकते। ऐसी बातें सुनकर मेरा जहन खोलने लगता, समझ में नहीं आता था क्या करूं। कभी सोचती मेरी वालिदा और बहन मेरी दुश्मन नहीं है, वो मेरे भले का ही सोच रही हैं, और कभी कैसर का मजबूर और मासूम चेहरा नजरों में फिरने लगता था जो मेरा सहारा चाहता था। कैसर अब भी मेरी बात को हुक्म का दर्जा देता था। अगर मैं कह देती कि कल जरूर आना, वो अपनी मां से इल्तिजा करता कि मुझे अब भाई साहब के घर ले चलिए। इन सब बातों को जानकर भी खुदा जाने मुझे क्या होता जा रहा था, मैं क्यों इतनी खुद गरज होती जाती थी कि अब कैसर की बातें मेरे दिल को ना लुभाती थीं। मुझको इसके आने की ऐसी खुशी ना होती जैसे पहले हुआ करती थी। इसके बरक्स अब मुझे फाइज का आना अच्छा लगता, इससे बातें करके दिल खुश होता, और बाजी भी पहले की तरह बिल्कुल वैसे ही मेरा साथ दे रही थीं जैसा कैसर के मामले में दिया करती थी। कामिल भाई तो सुबह ही ड्यूटी पर चले जाते और रात गए वापस आते, बाजी अक्सर वक्त किचन में होती। ऐसे में फाइज आ जाता, वो घंटों मेरे पास बैठा बातें करता, और बाजी को एहसास तक ना होता कि उनकी सास का भांजा बैठा हुआ है, जबकि कैसर की और बात थी, वो तो उनका देवर था। बाजी का घर भी इसी के वालिद का घर था, जबकि फाइज दूर का रिश्तेदार था। मैं जानती थी कि वो जानबूझकर ऐसा कर रही है। बाजी अपने मकसद में कामयाब हो गई। उन्होंने अपनी बातों से मेरे दिल में कैसर से दूरी और फाइज से कुर्बत जानबूझकर पैदा कर दी, और मैंने अब फाइज के साथ आइंदा जिंदगी के ख्वाब देखने शुरू कर दिए। कैसर को अभी तक हमारी नियतों का इल्म न था। वो अब भी हमें अपना मुखलिस और गमख्वार ही समझता था। वो मुझ पर और बाजी पर खास तौर पर भरोसा किए हुए था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया, लेकिन अब मैं पहले वाली माहिरा ना रही थी। अब मैं कैसर के आने से ना तो मुस्कुराती थी और ना अपनायत से बात करती थी, बल्कि सपाट चेहरा लिए अपने कमरे में चली जाती, और जब फाइज आ जाता तो उसके साथ वालेहाना बातें करने लगती। इसकी हर बात को अहमियत देती थी। आखिरकार कैसर ने इस बात को महसूस कर लिया। उसने कई बार मुझसे बेरुखी की वजह पूछी, मैंने कोई जवाब ना दिया। अलबत्ता मैंने इसके सामने ही फाइज से खुश होकर बातें शुरू कर दी तो उसकी परेशानी में इजाफा होने लगा, यहाँ तक कि इसको यकीन होने लगा कि मैं अब उसकी बजाय फाइज में दिलचस्पी लेने लगी हूँ। एक दिन मौका पाकर उसने कहा, माहिरा, क्या ये सच है कि तुम मुझे रद्द कर चुकी हो और तुम्हारे ख्यालात मेरी माजूरी की वजह से बदल चुके हैं? और मैंने बेरहम बनकर कह दिया, हाँ कैसर, ये सच है कि मेरे ख्यालात बदल गए हैं, क्योंकि मैं एक माजूर की लाठी बनने की बजाय अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, और ये मेरा नहीं बल्कि मेरी वालिदा और बहन का फैसला है। तुम बड़ा मेहरबानी फाइज के सामने मुझसे बात करने की कोशिश मत किया करो, इसको ये अच्छा नहीं लगता। इसके बाद कैसर नहीं आया। मैंने दिल पर पत्थर रखकर यह सख्त बात इसलिए कही कि आखिर मुझे एक दिन फैसला तो करना ही था, और यह फैसला कैसर को भी बताना था। कोई मुझे बेरहम कहे या कि इंसानियत से गिरा हुआ, मगर यह हकीकत थी कि मैं तमाम उम्र एक माजूर आदमी के साथ नहीं गुजार सकती थी, और हकीकतें बेरहम ही होती हैं। बहरहाल इस बात का कैसर के दिल पर गहरा असर हुआ। उसने घर से बाहर आना छोड़ दिया। वो अपने कमरे में रहता था। उसने सिगरेट नोशी को अपना शियार बना लिया। शेव बढ़ गई। कई दिनों तक कपड़े बदलने से गुरेज करने लगा। उसने अपना हाल दरवेशों का सा बना लिया। फाइज इसको समझाता था कि प्यारे, ये वो दुनिया है जिसके बारे में तुमको कहा करता था कि इसका एतबार नहीं है। यहाँ ऐसा ही होता है, तुम्हारे साथ कोई अनहोनी बात नहीं हो रही। तुम कहो तो मैं माहिरा को धुतकार दूं और यहाँ से चला जाऊं। अगर माहिरा तुम्हारे साथ खुश है तो ऐसा मत करना, बल्कि तुम ही इसका हाथ थाम लो, क्योंकि उसे किसी ना किसी का हाथ तो थामना ही है, फिर तुम ही क्यों नहीं। मेरे बारे में मत सोचो, मेरे लिए सोचने को मेरे वालिदैन काफी हैं।
میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ماہرہ پر اتنا اعتماد مت کرو، کل یہی اعتبار تمہاری زندگی کا روگ بن جائے گا۔ فائز نے بات کو دہرایا۔ اب جو ہونا تھا ہو گیا، میں نے اسے دل سے نکال دیا ہے۔ وہ بے وفا لڑکی ہے، میرا اس سے کوئی سروکار نہیں، تاہم میں اسے زندگی کی راہوں پر پھلتا پھولتا اور خوش و خرم دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ٹھنڈی آہ بھر کر خاموش ہو جاتا۔ والدین سے اس کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ ظاہر ہے والدین اپنے بچوں کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ میری والدہ سے قیصر کے لیے میرا ہاتھ مانگ لیتے ہیں اور بیٹے کی محبت میں سرشار وہ اماں کے پاس رشتے کے لیے چلے آئے۔ اماں نے باجی سے رابطہ کیا، برملا انکار کی جرت ان میں بھی نہ تھی، لہذا انہوں نے میرے کہنے پر یہ شرط رکھ دی کہ میری بہن کے تحفظ کی خاطر ماہرہ کے نام ایک مکان شہر میں خرید کر لکھ دیں، کیونکہ قیصر معذور ہے، تبھی ہمیں لڑکی کا تحفظ درکار ہے۔ باجی کا خیال تھا کہ چچا اور چچی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، لہذا وہ رشتے کے مطالبے سے دست بردار ہو جائیں گے، لیکن کچھ ہی دن بعد چچا اور چچی دوبارہ اماں کے پاس گئے اور کہا کہ ہم نے شہر میں 10 مرلے کا نیا مکان خرید لیا ہے، ہم ماہرہ کے نام وہ مکان لکھے دیتے ہیں، اب رشتے کے لیے ہاں کر دیں۔ جب انہوں نے یہ بات کی، میں سن ہو کر رہ گئی۔ میں نے والدہ کو باجی کے پاس بلوایا اور کہا کہ مجھے اس رشتے سے انکار ہے۔ اب کیوں مجھے ایک معذور کے پلے باندھ کر خودکشی پر مجبور کر رہی ہے؟ ان کو مکان واپس کر دیں، مجھے قیصر سے نہیں بلکہ فائز سے شادی کرنی ہے۔ میرے لہجے کی سختی کو محسوس کرتے ہوئے اماں نے میرا رشتہ دینے سے انکار کر دیا اور مجھے باجی کے گھر سے اپنے گھر لے آئی۔ میرے سوتیلے والد کو سمجھا بجھا کر فائز کے گھر روانہ کر دیا۔ یوں میری شادی فائز سے ہو گئی۔ یقیناً قیصر پر تو بجلی گری ہی، مگر ہماری شادی کامیاب ہو گئی۔ ہم عرصہ تک خوش و خرم رہے۔ تاہم فائز کو جب جب اپنے کزن کی مجبوری کا خیال آتا وہ رنجیدہ ضرور ہو جاتا اور مجھ سے الجھ بھی پڑتا کہ تم نے پہلے قیصر سے محبت کی، نبھا کے وعدے کیے، پھر اپنا فائدہ دیکھ محبت کو پس پشت ڈال دیا۔ میں تو مرد تھا اور میں نے کسی سے دھوکہ کبھی نہیں کیا، مگر تم عورت ذات تھی، اسی لیے دھوکہ کیا۔ تم عورتوں کا کوئی اعتبار نہیں، تمہاری جگہ میں ہوتا تو کبھی اپنی محبت کا رخ تبدیل نہ کرتا۔ میں شرمندہ ہوتی، مگر فائز سے یہی کہتی کہ وہ ماضی تھا، گزر گیا، اب لکیر پیٹنے سے کیا حاصل؟ قیصر بھی تو اب اس دنیا میں نہیں ہے، ہماری شادی کے بعد وہ صرف 6 برس جی پایا، شاید اس کی زندگی ہی اتنی تھی۔ فائز کو ہی نہیں مجھے بھی قیصر کا دکھ ہے، آج بھی اسے یاد کرتی ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ناظرین، ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔